हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो अब आ चुके हैं हम लोग आपके सामने आपके लिए आपका फेवरेट कोर्स लेकर, क्रैश कोर्स। सर आज मैं आपसे, आप सब लोग मेरे बारे में जानते होंगे, ओरिएंटेशन देख रखा होगा आप लोगों ने। मेरा नाम सुधांशु है। मैं आपको आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सारे अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ रहूंगा। आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जो 15 से 20 क्वेश्चंस हैं उनका सफर मेरे साथ शुरू होगा, आज शुरू होगा और अब से शुरू होगा। तो बहुत शुभ दिन है अपने पास। अब सर जिंदगी बदलने वाली है, अब सबकी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसा नहीं कि तुम इस कोर्स में, इसलिए मैं बोल रहा हूं तुम्हें। बस आज पहली बार मिल रहे इस बैच में। बहुत सारे लोग हो सकता है मेरे से पहली बार मिल रहे होंगे, बहुत सारे लोग पहले भी किसी बैच में मिल चुके होंगे या हमें यूट्यूब पे देख चुके होंगे, तो वहां से भी आए होंगे। उन सब का तहे दिल से आपका स्वागत है इस बैच में। ठीक है, अगर आप इस बैच में आए हो तो कुछ सोच के आए होंगे। सोचा तो होगा कि यार इस बैच में कुछ तो होगा, क्यों आऊं मैं, मतलब सर मैं कैसे compete करूंगा उस बच्चे से जो 11th से लगातार पढ़ता आ रहा है। सर कैसे compete करूंगा उस बच्चे से जो रिपीट कर रहा होगा और उसमें भी एनर्जी के साथ पढ़ रहा होगा। तो सर क्या इस कोर्स में मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा। सर सच बताओ, अंदर चल रहा होगा कहीं ना कहीं, तो आज चल ही रहा होगा दिमाग में कि यार सही में ऐसा डिसीजन सही है या गलत है। सबका जवाब एक ही है, तुम जो सोच रहे हो ना वो सच है कि हाँ सर compete करना मुश्किल है। उन बच्चों से compete करना मुश्किल है जो 11th क्लास से या हो सकता है 9 10 से अपने पास लगे पड़े हैं इस नीट 2023 के लिए। उन बच्चों से भी मुश्किल है सर जो आपके साथ साथ इस सफर में, हो सकता है रिपीटर्स बैच में, हो सकता है 12th बैच में हो, आपसे तेजी से पढ़ रहे हो या उनके मार्क्स इस टाइम पे आपसे ज्यादा आ रहे हैं। मैंने बोला और आप भी ये जानते हो कि ये मुश्किल है। सर मुश्किल है तो क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। तुम ये मत सोचो, ना ही कोई बटरिंग कर रहा हूं, ना ही तुम्हें से कुछ झूठ बोल रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि अरे सर नहीं सर वो हर एक टीचर बोलता है। नहीं बेटा, हर एक टीचर की लाइफ में कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जो इस तरह के बैच से भी, इस तरह के बैच से भी, कुछ ही, लेकिन ये भी पहले बताया था। अब आप उस कुछ में आते हो या नहीं ये आप डिसाइड करोगे। आप उस तरह के उस एक्सेप्शंस में आते हो या नहीं ये आप डिसाइड करोगे। बहुत सारे बच्चे, या बोलते हैं ना कि अगर कंपटीशन का पार्ट देखे तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस कोर्स से भी रिजल्ट देके जाते हैं। करना क्या है सर? मुश्किल नहीं है सर, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन सर बस एक ही रिक्वेस्ट है, आज पहली बार आपसे बात कर रहा हूं इसलिए आज आज मुझे पता है इस कोर्स में बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो टाइम को लेकर कंप्लेन करेंगे, कुछ लोग होंगे जो आगे जाके बैकलॉग क्रिएट कर लेंगे इस बैच में भी। तो उन लोगों से भी आज पहली बार आपसे मिल रहा हूं और आज मैं चाहता हूं एक पेन एंड पेज लीजिए। जहां भी आपने सोचा होगा कि आज से इस कोर्स को फॉलो करूंगा और अच्छे से फॉलो करूंगा, एक पेन एंड पेज पे ना अपने आप से एक कसम खा के लिख के रख दीजिए कि सर आज 26 दिसंबर 2022 से मैं ये कसम खाता हूं कि अगर मैं नीट का सही एस्पिरेंट हूं और रियली डिजर्विंग एज कैंडिडेट हूं तो मैं आज से एक भी वीडियो का बैकलॉग नहीं होने दूंगा। चाहे सर नोट्स बने ना बने, हो सकता है कि कहीं किसी के घर में फंक्शन हो सकता है किसी का बर्थडे हो, ठीक है उस दिन बैकलॉग नहीं करना, वीडियोस देखनी है। हो सकता है उस दिन आप नोट्स ना लिख पाओ, लेकिन हाँ सर मुझे ना वीडियोस देख के वीडियोस का बैकलॉग नहीं रखना है। नोट्स का बैकलॉग हो जाए, मैं पीडीएफ प्रिंट आउट कर लूंगा 1-2 दिन का, या पीडीएफ सेव कर लूंगा। मैं ये चाहता हूं। आज मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना सर नाम नहीं बोलूंगा, बस चाहता हूं मैं आज अपना कमेंट बॉक्स में ना आप ये लिख दो कि यस सर, बस आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं। नीट 2023 हमें क्रैक करना है। यस सर, वी विल डू ऑल द थिंग्स। जो भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी हम सब कुछ करने को तैयार हैं। वे बैकलॉग क्रिएट नहीं करूंगा, मैं बैकलॉग क्रिएट नहीं करूंगा, मैं आपकी सारी चीजें फॉलो करने को तैयार हूं। जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे वो क्वेश्चंस करने को तैयार हैं। आप डीपीपीस करने को तैयार हैं। तो बेटा इस जर्नी के एंड तक जाते जाते मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इस जर्नी के एंड तक जाते जाते आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार साथ मिल रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये टीचर ऐसे कैसे बात कर सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा इस जर्नी के एंड तक जाते जाते ना एक टीचर का जो रोल होता है, लास्ट क्लास में ना आपके अंदर ये आ जाएगा कि यस सर मैं सिलेक्शन के पास हूं। आप ना बताना कि सर 26 जनवरी से लेकर 26 दिसंबर से लेके सर हमारे पास जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक की जर्नी शानदार हो जाएगी। बस आपसे 2-3 प्रॉमिसेस में बोल रहा हूं। मैं वो चाहता हूं कि आप हर एक बच्चा भाई, तू लेट आया हो, अगर हो सकता है कोई बैकलॉग में ही ये वीडियो देख रहा हो, तो बेटा अब से, आज से लग जा, दौड़ जा। मानता हूं ये रेस अब आगे की तरफ जा चुके हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अभी भी हम हार नहीं मानेंगे, अभी भी हम हार नहीं मानेंगे।
पक्का? क्यों? पता है सब लोग एक बात बताता हूँ, तुम्हें लग रहा है अरे सर ऐसी बातें, ऑलरेडी 5 मिनट हो गए, लेकिन फिर भी आज पहली बार मिल रहे हैं तो थोड़ी बात करनी जरूरी है। तुम्हें पता है धोनी को हम क्यों मानते हैं? 2011 का वर्ल्ड कप किसने जितवाया? सब लोग बोलते हैं धोनी ने, लेकिन तुम्हें पता है धोनी लास्ट में आया था। उससे पहले एक बंदा था जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चांस लेके बैठा हुआ था। उससे पहले एक बंदा था, 2-3 लोग थे जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट करके उस लेवल तक लेके गए। लेकिन लास्ट में आज तुमसे कोई पूछता है कि सर 2011 का इंडियन क्रिकेट का वर्ल्ड कप किसने जिताया, हम सब लोग किसका नाम लेते हैं? धोनी का नाम लेते हैं कि सर लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया। सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन उससे पता है उससे पहले गंभीर था, बहुत सारे प्लेयर्स थे। मैं क्यों तुम्हें लास्ट बॉल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इतिहास में वही अमर हो जाता है जो लास्ट तक जाके अपनी हिम्मत नहीं हारता, गिव अप नहीं करता, जो लास्ट तक जाके अपनी लाइफ में ना सर मोटो अपना चेंज नहीं करता, यार मेरे अंदर कोई सेकेंडरी थॉट नहीं आने चाहिए, सर मुझे जीतना है तो जीतना है। बोलते हैं ना कि सर वो 17 बार पानीपत में हारा, इधर उधर हारा, और बाद में अकबर महान तभी बना था, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता था कि यार मेरा एम ये है। सिमिलरली अगर आप इस वीडियो में आज की वीडियो में हो, आज इस कोर्स में बैठे हो, इसका मतलब आपने वो स्टेप पार कर लिया, आपके अंदर एक आग लगी है कि वो हिम्मत है कि यार अब जो भी है जितना हुआ वो हुआ, आज से तो कम से कम फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूं मैं। और मैं सबके लिए मैं एज ए बड़ा भाई, सबको मेरी तरफ से दुआएं हैं, सबको मेरा आशीर्वाद है कि हम सब लोग आपके साथ साथ, सब एक से एक बहुत ही अच्छे बच्चे, ठीक है ना। और मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना। तुम्हें लगता होगा बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर, लेकिन मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, आप अगर क्लास को फील करोगे ना, मैं आपके साथ हूं, ठीक है, मैं आपके सामने हूं, ये मान के चलो कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे सामने है, और तुम्हारे किए कराए जितने भी 11-12 के पाप हैं या रिपीटर्स के पाप हैं, वो सबको धुलने का टाइम आ चुका है। इसलिए मैं धोनी का एग्जाम्पल दे रहा था कि सर लास्ट में उसी का नाम इतिहास में आता है जो लास्ट बॉल पे छक्का मार के जिताता है। वो अलग बात है, अब लास्ट बॉल पे ना छक्का मारने की बारी है, आपकी है। ये जो क्रैश कोर्स है ना, ये 4 महीने के अंदर जो आपको कहां से कहां लेके जाएगा ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आज भी फिर से बोल रहा हूं बेटा, मैं आज आपको बार बार बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में भर देना, जब लेक्चर देख लेना उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना, क्योंकि मैं ये सब कुछ ना रखूंगा अपने पास। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं, मैं मतलब बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, यकीन बैच से, द्रोणा बैच से, सबके मैं कमेंट सेक्शन जरूर देखता हूं, और मैं अगली क्लास में रिप्लाई भी करता हूं। नाम नहीं लेता तो डोंट वरी कि अरे मेरा नाम ले लेंगे सर, नहीं, जो मन में आए बताओ, सच बोलो और फाइट करो। तो बहुत टीचर्स, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे से ही, हो सकता है बहुत सारे टीचर्स है अपने प्लेटफॉर्म पे, आप किसी से भी कंफर्टेबल हो, आप उनसे बात करो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जहां चाहोगे जिसको चाहोगे कनेक्ट कर सकते हो। बात करो, बताओ, लगो, मेहनत करो, दिखाओ। बहुत सारे बच्चे मतलब कहीं इंस्टाग्राम पे कहीं से मुझे कनेक्ट करते हो, बात मतलब अब मुझे उनका नाम याद हो चुका है, लगातार डेली अपडेट दे रहे हैं कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस बैच में जा रहा हूँ, मैं सर ये करने वाला हूँ। मुझे एज अ टीचर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ, मुझे तुम पे गर्व है कि तुम आज इस क्लास में बैठे हो यार। बहुत सारे लोग, तुम्हें पता है, बहुत सारे लोग हिम्मत हार चुके हो, रेस से बाहर हो चुके, अभी फॉर्म तक नहीं आया है और अभी लोग हिम्मत हार चुके। बस एक ही प्रॉमिस चाहता हूं बेटा, बैकलॉग मत क्रिएट करना, क्योंकि ऑनलाइन में बैकलॉग क्रिएट होने का मतलब है बेटा, आपको अगर 2 दिन या 4 दिन का भी बैकलॉग क्रिएट हो गया ना, 1 महीना लग जाएगा उस बैकलॉग खत्म करने में। इसलिए बोल रहा हूं, चाहे जो हो जाए, मैं आपसे बस एक ही प्रॉमिस चाहता हूं, बैकलॉग मत करना, डीपीपीज करते रहना। चलो एक काम करते, फाइनली मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करना है। एक तो बैकलॉग नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि खाना छूट जाए तो जाए, लेकिन बैकलॉग ना बनना पाए, ठीक है ना। पहले एक कहानी थी शायद, उसमें डायलॉग मारते थे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, वैसे ही सर नींद छूट जाए, खाना छूट जाए, जो हो जाए, लेकिन सर वीडियोस का बैकलॉग ना हो पाए। दूसरा मैं आपसे चाहता हूं कि डीपीपी जो क्लास के अंदर क्वेश्चंस हो, जो क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट सिखाए जाए, ऑब्वियस इस बैच में बेसिक से तो स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी स्पीड अपने पास, क्योंकि हमें 2 साल का सब कुछ मिला के 3-4 महीने में खत्म करना है, तो सर इसलिए थोड़ा सा स्पीड अपनी रहेगी, लेकिन उस स्पीड को आपको पता नहीं चलने वाला है। बस आपको क्या करना है कि सर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आप जब क्लास करेंगे उसके साथ साथ डीपीपी भी करके खत्म करेंगे। आज कोई डीपीपी नहीं है, क्योंकि आज पहली क्लास है, आज हम लोग बस बेसिक बातें कर रहे हैं और बेसिक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर, अगर आप आज से शुरुआत से सही से जुड़े रहे ना, नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर आपको चेंजेस दिखने शुरू होंगे। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ, सिर्फ इसी बैच में नहीं, हर एक बैच में बोलता हूँ मैं, अपने ऑफलाइन हो, चाहे कोटा की बैच हो, चाहे कहीं के अपने पास ऑनलाइन बैचेज हो, मैं हर एक बैच में बोलता हूँ
कि आप 10 दिन लगातार पढ़ के अच्छे से देखो, तुम्हारे चेहरे पे ना एक अलग टाइप की स्माइल आनी शुरू हो जाती है। मैं बच्चों को देखता हूं, मे भी तुम्हें लगता है अरे सर तो ऐसे ही बोल रहे, नहीं बेटा, मैं अपना टाइम इसलिए आज सोचो ना मेरे पास, मैं अभी 10 मिनट मुझे लग रहा है कि हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हारे प्रीसियस टाइम में से, मैं अपने प्रीसियस टाइम में से 10 मिनट इसलिए हम लोग बात करना चाह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना, और वो करना भी है। बोलते हैं ना कि यार एक पोएम है जो बार बार मैं सबको बताता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ, कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। तो अब संकट का हल हम लोग लेके आ चुके, ट्राई करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, अपना 110% देते हैं। बस क्या बोला मैंने, खाना छूट जाए, नींद छूट जाए, जो छूट जाए, वीडियोस का बैकलॉग नहीं होना चाहिए, वीडियो नहीं छूटना चाहिए। दूसरा डीपीपीज कॉनेक्ट वो करना है, डीपीपीज करनी है। और तीसरी चीज टेस्ट देने हैं, सीधी सी बात है, टेस्ट देना है तो देना है, ठीक है ना। तो अपने पास टेस्ट देने की, डीपीपीज करने की और वीडियोस का बैकलॉग नहीं करने की, ये तीनों कस्में आज सर अपने आप से खानी है, ये वादा खुद से करना है। अगर आप डिजर्व करते हो नीट क्रैक करना, तो मैं आपको लिख के देता हूं, अभी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, बस इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करो, अपने टीचर्स की बात मानो, अपने टीचर्स से कनेक्शन लो, अपने टीचर्स से कनेक्टेड रहो, सच बोलो। बोलते हैं ना कि डॉक्टर और टीचर से झूठ नहीं बोलना है बेटा, सच बोलना जब भी हो। मैं तुम्हें कहीं जज नहीं करता, मैं एज अ टीचर मैं कभी किसी बच्चे को जज नहीं करता। मुझे पता है हो सकता है वो डॉक्टर अच्छा ना बने, लेकिन इतना पता है अगर उसके अंदर ये, अगर वो आज किसी रिजल्ट के बाद रो रहा है ना, इसका मतलब उसको बुरा लग रहा है और आगे जाके लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। ये वो मेहनती इंसान है, उसको बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं कर नहीं पाया या मैं हो नहीं पा रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो वीडियोस में बैकलॉग हो चुके हैं, इसलिए इस बैच में आए। बेटा तुमसे भी यही कह रहा हूं, पिछली बार गलती हुई है, इस बार नहीं करनी है, ठीक है, पक्का। तो ये 3 चीजें मैं आपसे सबसे चाहता हूं। आज कमेंट सेक्शन भरा होना चाहिए कि यस सर हम लोग जा रहे हैं नीट 2023 क्रैक करने बाय फॉलोइंग 3 स्टेप्स बाय सुशांत सर। क्या क्या, तो सर नो वीडियोस बैकलॉग, कोई बैकलॉग नहीं सर, टेस्ट देना है, डीपीपीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये 3 चीजें आप अगले 4 महीने करते रहो, आपको कोई सफलता से रोक नहीं सकता है। अगर आपके मार्क्स अगर 100 नंबर आ रहे होंगे तो आपको मैं लिख के दे रहा हूं, आप चीजें फॉलो करो, चीजों को सही करो, मार्क्स इंक्रीज होंगे, इंप्रूव होंगे, इंप्रूवमेंट होगी। एक दिन में परफेक्शन नहीं आएगी, लेकिन इंप्रूवमेंट छोटे छोटे स्टेप्स में होती चली जाएगी और वो इंप्रूवमेंट आपको दिख जाएगी। एक दिन, आज का दिन हो सकता है अरे लग रहा है अरे यार आज तो बहुत ईजी सा है, टीचर था ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, तो आज ना रिलैक्स कर लेते हैं। मत सोचना, ये सोचना भी मत, क्योंकि अब रिलैक्स करोगे ना तो मैंने क्या शुरुआत में बोला था, कोई बच्चा है जो 11th से पढ़ रहा है, कोई बच्चा है जो 12th में आके जोश से पढ़ रहा है, और कोई बच्चा है जो रिपीटर्स में आके जोश से पढ़ रहा है। उन सबको हराने के लिए अगर काबिलियत चाहिए ना, तो भैया अब तुम्हारी लाइफ में रेस्ट नहीं है। कोई लोग बोर्ड से होंगे, अगर 12th बोर्ड वाले होंगे तो उनसे भी यही कहना है कि भैया आप ट्राई करना, वीडियोस तब तक देखते रहना, अगर नोट्स नहीं लिख पाते तो वीडियोस देखते रहना। कुछ लोग नोट्स नहीं लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स का प्रिंट आउट ले लो या पीडीएफ सेव कर लो, बट ट्राई करोगे सर आज की क्लास आज के दिन ही फिनिश करेंगे, अगले दिन लेके नहीं जाएंगे, अगले दिन कोई बैकलॉग नहीं बनाएंगे, पक्का हो जाएगा। तो चलो बहुत सारी बातें हो गई, मैंने तुम्हारी लाइफ का 13-14 मिनट ले लिया, ठीक है, लेकिन सब प्यारे छोटे भाई बहनों सबका स्वागत है इस बैच में, ठीक है ना। ऑनेस्टली ये सारी बातें मेरे दिल की हैं, और तुम में से बहुत सारे लोग बहुत प्यारे हो यार, और तुम में से बहुत सारे लोग रिजल्ट देने वाले हो। मैं बहुत सारे बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे आया हुआ हर एक नीट एस्पिरेंट ना अपने आप के अंदर एक डॉक्टर देखता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपने ड्रीम्स को पहुंचो, ड्रीम्स को अचीव करो, अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचो। तो रेस शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं, इस क्रैश कोर्स में अपनी इतिहास को लिखा जाए, अपनी कहानी को लिखा जाए, अपनी जिंदगी को बदला जाए, पक्का। तो चलो अब शुरू करते हैं अल्टीमेट क्रैश कोर्स। मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे बेसिक से चीजों से स्टार्ट करेंगे। जितने लोगों का मैसेज या इंस्टाग्राम पे जो भी मुझे मैसेज आ रखा है, सबको पता चल जाएगा कि सर कितने बेसिक से चलते हैं। लेकिन हाँ, एक ही बात बोलिए मैंने, आज बेसिक है, कल इसके ऊपर इसका बेसिक हो जाएगा। तो सर आपको डेली रिवीजन करना है बेटा। बड़ा भाई बोला है ना, तो बड़े भाई का हक पूरा बनता है, और मैं पूरा जता के रखूंगा। यही वीडियोस के थ्रू ही डांटता भी रहूंगा, समझाता भी रहूंगा, पक्का। तो सब छोटे भाई बहन सब लोग शुरू करते हैं, और आज हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग देखना शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं अपने टॉपिक का और देखते हैं ये चैप्टर मूल कॉन्सेप्ट।
इसी को एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मूल कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि पहले इसी को पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये है सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे छोटी छोटी सी चीजें पूछी जाती हैं इससे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में आएगा क्वेश्चन और विद इन सेकेंड कर सकते हो तुम, अगर तुमने किया है प्रैक्टिस, पक्का। अब तुम बोलोगे सर चैप्टर कैसे स्टार्ट होगा, बहुत बेसिक सा, 9th क्लास में चले जाते हैं और वहां से शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, और तुम्हें 9th क्लास से बेसिक स्टार्ट हो रहा है, तो अब बी प्रिपेयर्ड कि सर अब फोड़ना है, ठीक है ना। अब टीचर्स हमारे साथ हैं, सारी पीडब्ल्यू की टीम तुम्हारे साथ है, अलग सर की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, अलग सर का प्यार तुम्हारे साथ है, पूरा पीडब्ल्यू का इमोशन तुम्हारे साथ है, और तुम ही हो जो नीट 2023 की सेलिब्रेशन में आके बताओगे कि हाँ सर यहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, पक्का। तो चलो अब शुरू करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले केमिस्ट्री इज द व्हाट, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस देखते हैं और वहां से फिर अब मूल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे और चीजों को चेक करेंगे। सबसे बेसिक सी चीज बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस। एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में नहीं लेके जा रहा, बिकॉज वो 9th क्लास का है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर आज के लिए हमारे काम का नहीं, लेकिन हाँ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए। एटम और मॉलिक्यूल क्या है कि सर मैंने ऐसे लिखा ऑक्सीजन, ऐसे लिखा सोडियम, ऐसे लिखा आयरन, ऐसे लिखा सल्फर, ये जो एक एक एटम लिखा है, एक एक बंदा लिखा हुआ है ऐसे एक एक करके, मत अकेला मैं हूं तो वो क्या है, एटम है। लेकिन अगर तुम मेरे साथ जुड़ गए तो हम लोग क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल बन जाएंगे। हम लोग क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल बन जाएंगे। हम लोग क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर सर एटम्स मिल गए, एक से ज्यादा एटम्स हो गए, उनको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। तो एटम इज व्हाट सर, अ सिंगल इंडिविजुअल, लेकिन मोर देन एटम। सबसे बेसिक पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, सबसे किसी मैटर को सबसे बेसिक पार्ट को क्या बोल देते हैं, एटम। और एटम हमेशा अकेला दिखाया जाता है, एटम हमेशा अकेला होता है। मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, ये मोर देन वन एटम को लेके चलते हैं, पक्का। किसी मॉलिक्यूल को पढ़ना सीख लेते हैं, क्योंकि सर मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तभी हम जाके उसके बारे में और कुछ निकाल पाएंगे। सर ये क्या है, सर ओजोन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। और ये क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है, इसके बारे में क्या बता सकते हो, सर ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल में सर इसमें किसके एटम्स हैं, इसमें ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सर वन molecule of ozone O3 has the 3 atoms of, इसके पास कितने एटम्स हैं, 3 atoms of ऑक्सीजन। 3 एटम्स है किसके, ऑक्सीजन के। सर एक मॉलिक्यूल है और उसके पास कितने एटम्स हैं, 3। सर ऐसे मॉलिक्यूल के पास जिसके पास 3 एटम्स है और तीनों एक ही बंदे के हैं, तो मॉलिक्यूल्स भी 2 पार्ट के होते हैं बेटा। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं क्योंकि अब टाइम नहीं है, आप पूरा डेफिनेशन लिखोगे। तो मॉलिक्यूल्स भी मेरे पास 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूल्स भी मैं 2 टाइप का बना रहा हूं, एक होते हैं होमोएटॉमिक, एक होते हैं होमोएटॉमिक और एक होते हैं हेट्रोएटॉमिक। एक होते हैं होमोएटॉमिक और एक होते हैं हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक में डिफरेंस देखो बेटा, होमोएटॉमिक हेट्रोएटॉमिक में डिफरेंस बताओ, याद आ रहा है। होमो मतलब कभी भी दिमाग में आया ना, होम मतलब सेम। सर सिमिलर टाइप ऑफ एटम, सर सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम्स मिल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोएटॉमिक बोलते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोएटॉमिक बोल देते हैं। और अगर एक से ज्यादा टाइप के एटम बोलते हैं, या सेम, या बोल सकते हैं ओनली वन टाइप ऑफ एटम, उसको क्या बोलेंगे, होमोएटॉमिक। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं। अगर एक से ज्यादा टाइप के एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सर उसको हम लोग बोल देते हैं होमोएटॉमिक।
सर ये देखो सर, कहानी क्या थी, एटम अकेला मिलता है, एटम के साथ अगर एक से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो टाइप का, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक एक ही टाइप का एटम मिल रहा है, जैसे ओजोन क्या है सर, ये कैसा मॉलिक्यूल है सर, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सर अगर मैं यहीं पे CO2 लिख देता हूं, CO2 में क्या होगा, जल्दी बताओगे, CO2 कैसा होगा सर, ये मॉलिक्यूल तो है लेकिन ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि सर एक मॉलिक्यूल लेंगे CO2 का, अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लेंगे तो इसके पास एक एटम कार्बन का है, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। एक एटम कार्बन का और 2 एटम किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो सर होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक क्लियर है क्या। मैंने क्या बोला, साइंस, केमिस्ट्री, केमिकल साइंस इज बेस्ड ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम क्या है, अकेला बंदा, अकेला मैं घूम रहा हूं, मैं एटम कहलाऊंगा। अकेले तुम हो, एटम कहलाओगे। और जैसे ही तुमने किसी साथ बॉन्ड बना लिया, जैसे ही तुमने किसी साथ दोस्ती कर ली, तुम किस में कन्वर्ट हो गए, मॉलिक्यूल्स में। अब सर वो दोस्ती किससे हो रही है, ये डिपेंड कर रहा है। अपने क्लास के बच्चे से हो रही है तो उसको होमोएटॉमिक बोलेंगे, क्योंकि तुम दोनों का नेचर क्या है, सेम है, एक ही टाइप के हो। लेकिन अगर दूसरे टाइप के लोगों से हो रही है, दूसरे टाइप के लोगों से बातें हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, तो हेटेरोएटॉमिक। लेकिन आज के टाइम पे अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको पता है आपकी लाइफ में कुछ और इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे हमें अपने टाइप के लोगों से बात करनी है, जिसका डेडिकेशन हो, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने को एकदम मतलब होता ना आग लगी पड़ी हो, उस टाइप के लोगों से दोस्ती करनी, अपने टाइप के लोगों से। हेटेरोएटॉमिक के लिए कॉलेज में वेट कर रहे हैं ना यार, हेटेरोएटॉमिक के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, टेंशन मत लो, वहां पे जाके चिल मारेंगे अपने को, बस अभी देख लो पक्का। सर ओजोन क्या है, होमोएटॉमिक। सर CO2 क्या है, हेटेरोएटॉमिक। अच्छा सर एक मॉलिक्यूल में एक और वर्ड यूज होता है, मॉलिक्यूल के अंदर एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है सर, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इसी को क्या बोलते हैं सर, एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, कुछ चार्ट बनाता हूं, फटाफट वीडियो रोक के सोचना कि सर मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ध्यान सुनना, मैंने सिर्फ बेसिक चीज बताई। क्या क्या बताया, एटम बताया, मॉलिक्यूल बताया। एटम क्या होता है, अकेला बंदा। मॉलिक्यूल क्या होता है सर एक से ज्यादा एटम्स। मॉलिक्यूल में कौन कौन सी चीजें, होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक। एटॉमिसिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ एटम्स। प्लीज देखना और मुझे बस देखो मैं क्या क्या पूछना चाहता हूं, और तुम भी ये चार्ट बना के वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करना आपके पास ऑप्शन है ना बेटा, तो आप वीडियो पॉज करना, पहले खुद ड्रॉ करना और फिर मुझे बताना कितने सही कितने गलत। बेटा आज मैंने कुछ कुछ चीजें कमेंट्स में करनी, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कमेंट सेक्शन आपका है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन आपका है। बाकी सोशल मीडिया आपके पास है, इंस्टाग्राम है, जहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कर लेना, बस सच बोलना, ठीक है। बड़ा भाई हेल्प कर रहा है हमेशा। ये देखो अब मैं तुमसे क्या चाहता हूं, पहले तुम ये बताओ कि सामने वाला एटम है, मैं एटम को ए से लिखूंगा या फिर मॉलिक्यूल है, एटम को ए से लिखूंगा या फिर मॉलिक्यूल है। सर उसके बाद सर दूसरा क्या पूछना चाह रहा हूं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पूछना चाह रहा हूं। तुम बोलोगे सर इतना बेसिक सा आएगा क्या, रुको ना बताता हूं, विद प्रूफ बताऊंगा क्यों इस तरह की चीजें करा रहा हूं। और लास्ट में मैं चाहता हूं आप उसकी एटॉमिसिटी बता दीजिएगा। सर अब सुनिए कहानी, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स हैं वो सर आपको ना बस बताने हैं। सर सबसे पहला एग्जांपल P4 के बारे में बताइए। सर दूसरा एग्जांपल H2SO4 के बारे में बताइए। एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम है या मॉलिक्यूल है। सर अपने को SO3 के बारे में बताइए। सर अगर मैं बोलता हूं S8 के बारे में बताइए, अगर मैं बोलता हूं सोडियम है इसके बारे में बताइए, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके बारे में। वीडियो पॉज करो,
मेरे आंसर का वेट मत करो बेटा, तैयारी शुरू करनी है। अभी 3 चीजें पढ़ी हैं, फटाफट उसको बताओ और बताओ बेटा क्या हाल है, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, क्या हो रहा है, क्या सच में कॉन्सेप्ट 2 मिनट के अंदर समझ में आ सकते हैं और अगले 2 मिनट में उस कॉन्सेप्ट की डिलीवरी कर सकते हो तुम एग्जाम हॉल में। पक्का ये सोचो और उसी को अटेम्प्ट करना है। फटाफट सोचो। P4 क्या है? फास्फोरस के 4 एटम्स हैं, फास्फोरस के 4 एटम्स हैं सर। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है सर। ये क्या है? ये भी सर मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है सर। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ये भी अगेन मॉलिक्यूल है। कैसे सर? अरे S8 है भाई, S8 है। S8 मतलब क्या हो गया? सल्फर के 8 एटम्स हैं। सोडियम अकेला, यस सर, यस सर, ये मिला मुझे एटम सर। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगेन क्या हो गया सर? ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। जो लोग कर सकते हैं बेटा वीडियो पॉज करके पूरा अटेम्प्ट करके देखो, ये निकालो सर। ये मॉलिक्यूल किस टाइप का है? होमोएटॉमिक है, हेटेरोएटॉमिक है सर? होमोएटॉमिक है, हेटेरोएटॉमिक है, किस टाइप का है सर? आपने एटम पे नहीं मार्क करा? अबे एटम में थोड़ी ना होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक, एटम अकेला था यार, क्या बात कर रहे हो तुम? अकेले थोड़ी ना तुम वो करोगे। देखो मॉलिक्यूल कैसा सर? इसको क्या बोलेंगे? होमोएटॉमिक सर। ये क्या हो गया? हेटेरोएटॉमिक। कैसे? अरे सर ये होमोएटॉमिक क्यों है? बिकॉज इसके चारों के चारों एटम्स किसके हैं? इसके पास 4 एटम है। किसके? फास्फोरस के। इसके पास 7 एटम है सर। इसके पास 7 एटम है। किसके किसके? हाइड्रोजन के सर 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है? 4। ये जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? अरे नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 नहीं लिखा है सर। अरे नहीं लिखा है मतलब अकेला होगा। जब अकेला होता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अभी तुम्हारी हालत हो रही होगी जब तुम अपने अकेले होते हो ना, पढ़ाई कर, जब कॉलेज में या दुख जो मतलब होता है ना कि दुख में आदमी अकेला होता है। अभी जैसे तुम अकेले फाइट कर रहे हो, 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने, 4 महीने, और 7 मई 2023 के बाद ना तुम देखना तुम्हारे साथ कितने लोग जुड़ जाते हैं होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक टाइप, क्योंकि तुमने कुछ अचीव किया होगा और वो अचीव करने की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। बहुत ऑस्पिशियस डे है बेटा। अब 25 दिसंबर बीत चुका है, 2023 आने वाला और 2023 ही हमारा साल होगा। ये लिख के दे रहा हूं तुम्हें। ये हेटेरोएटॉमिक है। SO3 में देख बेटा, SO3 भी क्या हो जाएगा सर? ये भी हेटेरोएटॉमिक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? हेटेरोएटॉमिक हो जाएगा। S8 क्या हो जाएगा सर? ये होमोएटॉमिक हो जाएगा। S8 क्या होगा? होमोएटॉमिक होगा सर। ये भी क्या होगा? हेटेरोएटॉमिक होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें भी क्या है? सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है सर। एटॉमिसिटी सर फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4, इसकी कितनी हो गई? 7, इसकी कितनी हो गई सर? 4, इसकी कितनी हो गई? 8 सर। इसकी कितनी एटॉमिसिटी हो जाएगी सर? इसकी भी कितनी हो जाएगी? 3। अब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आउट ऑफ 6 किसके कितने सही हुए हैं, किसके कितने सही हुए। बहुत बेसिक सी चीज डिस्कस की हमने, बहुत बेसिक सी चीज कि सर एटम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, दूसरा किस टाइप का मॉलिक्यूल होता है, होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, होमोएटॉमिक, किस टाइप का मॉलिक्यूल है। अगर एक ही टाइप का एटम है तो उसको क्या बोल देंगे? हेटेरोएटॉमिक। सर ये होमोएटॉमिक, अलग अलग टाइप के होंगे तो अलग अलग हेटेरोएटॉमिक। सर एक टाइप कितने एटम्स है? 4। इधर कितने हैं? 2 + 1, 2 + 1 + 4 कितना हो गया? 7। सर 1 + 3 4। सर यहाँ 8 है तो 8, यहाँ अकेला है इसको तो बात ही नहीं करनी। 1 1 1 कितना हो गया? 3। पक्का? तो सर देखो अब सर ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस हो गया। फिर किसने बोला सर आपने मॉलिक्यूल्स क्यों पढ़ाया? क्योंकि मैं आपको ना मूल कॉन्सेप्ट में लेके जाने से पहले कुछ बेसिक बात करना चाह रहा हूं। सर आज अपनी क्लास में अगर आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर नहीं याद है तो आप प्लीज 1 to 30 तक के एलिमेंट्स का, 1 to 30 तक का एलिमेंट्स का पहला होमवर्क दे रहा हूं आज मैं। आज ज्यादा होमवर्क नहीं देना चाह रहा हूं मैं, आज कोई डीपीपी भी नहीं देना चाह रहा हूं मैं आपको। मैं बस चाह रहा हूं आप अपनी मेंटालिटी चेंज कीजिए, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठ जाइए और बस सोच लीजिए ये रास्ते पे आ गया हूं और अब मैंने सर लोगों का साथ पकड़ लिया है। अगर मैंने ये क्रैश कोर्स पकड़ लिया है तो इसको एंड तक मैं देखूंगा, अपने 3 प्रॉमिसेस को हमेशा कंटिन्यू करूंगा। आज मैं चाहता हूं बस वो मेंटालिटी आप बना लीजिए, क्योंकि एज ए टीचर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेवारी है, सब कुछ कवर करते हुए चलना हमारी जिम्मेवारी है, वो हम लोग करेंगे। बस आपकी अपनी जिम्मेवारी फुलफिल कीजिए। पक्का? चलो मैं बोल रहा था कि सर एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल गया। अब किसी एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं।
एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी एटम देखोगे, किसी भी एटम के बारे में बात करेंगे तो एटम के बारे में बात करते हैं। कोई भी एटम है सर, एटम जो होगा ना सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम के अंदर क्या होती है, तो सर एटम ना तीन चीजों से डिफाइंड हो रहा होता है। एक होता है उसका एटॉमिक नंबर, एक होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो सर उसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम लोग बार बार इतना ना लिख के P लिख देंगे। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है मास नंबर। किसी भी एटम को अगर कैरेक्टराइज करते हो, आप बताते हो, तो सर उसको मास नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो सर न्यूक्लियॉन्स मतलब कुछ नहीं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बोल देते हैं। मतलब मास नंबर के बारे में बात करेंगे तो मास नंबर इज नथिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो भी अपने बाहर रहता, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। एटम के अंदर दो चीजें बहुत नेसेसरी है, फास्ट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सर एटॉमिक नंबर जरूरी है। किसी भी एटम को अगर जानना है तो उसका एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है, और दूसरी चीज उसका मास नंबर जानना जरूरी है। मास नंबर इज नथिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोगों को। पक्का, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो गया, मास नंबर। अब किसी एटम के अंदर देखोगे तो किसी एटम के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं देखेंगे क्या, देखेंगे ना भाई, देखेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहले जो आता है मेरे लाइफ में, वो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ वो क्या नाम था उसका, इलेक्ट्रॉन था। उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन था। उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन था। सर इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई माइनस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट होता है। सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको अभी इस क्लास में जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए उसका मास कितना होता है, उसका चार्ज कितना होता है। इस क्लास में आपको जो पता होना चाहिए वो मास और चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो दैट विल बी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और अगर चार्ज की बारे में बात करें तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब हो जाता है। ठीक है, ये चार्ज होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो आता है वो आता है मेरे लाइफ में डिस्कवर होके प्रोटॉन, और उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर E+ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। E+ क्यों बोलते हैं, इसका रीजन बताता हूं। इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के अपोजिट चलता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और मास के बारे में बात करेंगे तो इसका मास बहुत ज्यादा हाइयर होगा एज कंपेयर टू, सर अगर मैं केजी में बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 27 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर -27 kg। ठीक है, तो ये देख लो अपने पास इसकी kg। अच्छा, किसी ने बात किया सर न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करें, सर सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी अगर बात करें, अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो डिस्कवर्ड बाय, अगर मैं बात करता हूं डिस्कवर्ड बाय, तो सर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था कौन, सर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। नाम क्या था, जे थॉमसन। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की बात करूं तो इसमें बहुत ज्यादा लड़ाई है। हम लोग प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में दो लोगों में आपस में लड़ रहे होते हैं, एनसीईआरटी इसलिए अवॉइड करता है। रदरफोर्ड और अपने पास दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने पास एनोड रेज बना रखा था। लेकिन हाँ, न्यूट्रॉन्स में कोई लड़ाई नहीं है। इसका नाम क्या होता है, जेम्स चैडविक होता है। जेम्स क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक हो जाता है। और यहाँ पे गोल्डस्टीन के साथ साथ सर लड़ाई होती है किसकी, रदरफोर्ड की। तो इसलिए हम एनसीईआरटी में ही बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए इसकी टेंशन मत लो। एक्चुअली ये दोनों टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप था। गोल्डस्टीन ने एनोड रे किया था, रदरफोर्ड ने उसका नाम रख रखा था। तो ये दो चीजें लड़ाई चल रही होती है। जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मास क्या होता है, 10 की पावर -27 kg। और सर अगर चार्ज के बारे में बात करें तो इसका चार्ज क्या होता है, 0, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में
अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे। फिर हम लोग किसके बारे में आ गए कि सबसे बेसिक को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक कौन है? एटम है। क्योंकि एटम को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। तो पहले एटम को पकड़ते हैं। एटम क्या क्या है? तो एटम के अंदर दो चीजें मेजर, सर मास नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, यही था। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब सर प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है एटम के घर में रहने वाला एक बंदा। एटम के घर में तीन लोग रहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्या है? हेवी बंदे हैं। ये कहां रहते हैं? न्यूक्लियस में। देखो इनका मास क्या होता है? ज्यादा, तो ये कहां रहते हैं? न्यूक्लियस में। इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियॉन्स। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियॉन्स। इस न्यूक्लियस में रहते हैं भाई साहब, हेवी हैं, मास बड़ा है, साइज मोटे तगड़े लोग हैं, थोड़ा हेवी में रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उसका मास भी कम होता है, चार्ज बस ज्यादा है, उतना लड़ाई लड़के आ रहा है हर एक जगह। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स केमिस्ट्री के सिलेबस में है और इसी को हम लोग करने वाले हैं। बाकी इससे ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मॉडर्न फिजिक्स में आपको मिल जाएंगे, प्रोटीनो, न्यूट्रिनो, सब चीजें वहां मिलेंगी। हमें सिर्फ तीन लोगों से मतलब रखना है। प्रोटॉन्स का नंबर कौन बताएगा? एटॉमिक नंबर, जो कि आज आप करने वाले हो और मुझे बताने वाले हो, चाहे जहां से भी आपको जैसे भी ये लगता है कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ सर मुझे याद है, मुझे नहीं याद है। ये कमेंट सेक्शन बेटा तुम्हारे लिए बना पड़ा है, किसी से बात करने के लिए नहीं। ये कमेंट सेक्शन इसलिए बनाया गया है इस वीडियोस के नीचे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे साथ साथ में, आई नो कि हाँ सर लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास में, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमसे इंटरेक्ट करते रहो, इसी बहाने इंटरेक्ट करते रहो, ठीक है। जो लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग कहानी है, लेकिन आप कम से कम कमेंट सेक्शन बताते रहो कि हाँ सर मुझे याद है एटॉमिक नंबर, मुझे याद है मास नंबर, मैं सबका एटॉमिक नंबर, मास नंबर 30 तक याद करके अगली क्लास में आऊंगा। क्योंकि अगली क्लास में बेटा मैंने क्या बोला, इससे सारे होमवर्क, सारे बैकलॉग, वीडियोस का बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और तीसरा टेस्ट देना है सारा का सारा। ये तीन चीजें आप अंदर से प्रॉमिस करके बैठे हो ना शुरुआत में, तो आज वो करना है, ठीक है। मैंने बोला कि सर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों हेवियर पार्टिकल्स हैं। ये कहां रहते हैं? न्यूक्लियस में, सेंटर में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, अपने घर का सबसे छोटा भाई है, वो क्या है, उसे कोई इज्जत नहीं है, वो घूमता रहता है, वो अपने घर में ही पिटता है, पड़ोस में भी जाके पिट जाता है, और उसके लिए कोई मतलब ठीक है ना, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन, देख बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। ये क्या करेगा? इस घर से डांट खाएगा, उधर जाके उधर उसकी बेइज्जती हो रही है, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा। ये क्या करता है? छोटी मोटी चीजें करता है, केमिकल रिएक्शन कराता है। लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी ने टच कर दिया ना, जैसे तुम्हारे छोटे भाई को कोई पीट दे रहा, तुम्हारा दोस्त भी पीट रहा है, तुम बोलते हैं हाँ मार मार मार, अच्छी बात है यार, मैं भी नहीं मार पाता। छोटे भाई बहन की इतनी वैल्यू होती है। घर का सब छोटा बच्चा होता है, उसके देखते हो ना, वो कभी भी इधर ऊपर पिटता है, फिर नीचे आता है, नीचे भी फिर से पिट रहा है, वो रो रहा है, उसको कोई मना भी नहीं रहा। तो वही हालत इलेक्ट्रॉन की। वो क्या करता है? उसको पता होता है सबसे छोटा हूं मैं कुछ भी कर लूंगा, और हो जाए क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है कौन कराता है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये थोड़े हेवियर लोग हैं। ये क्या करेंगे सर? ये करने शुरू करते हैं, इनके बारे में सर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। बोलते हैं ना कि सर आप चाहे जो कर लो, आप इनके बारे में आप ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये करते हैं बॉम्ब फोड़ देते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें मैं बोल दूं ना कि यार तुमसे नीट नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, शायद तुम एक बार क्लिक शायद खुद पे सस्पिशन कर पाओ। बट जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, अरे नहीं नहीं ये मोबाइल में पढ़ने से कहाँ नीट होगा, ये बोलते रहते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या, उन लोग की लाइफ में ना तुम्हें नहीं उतना वो होगा कि अरे ठीक है ये तो इसका काम ही बोलना। तुम्हें घर में एक आदमी होता है, वो चाहे मम्मी हो, पापा हो, हर एक के आदमी, या हो सकता है टीचर्स हो जिनकी तुम बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उन्होंने अगर तुमसे बोल दिया ना कि नहीं यार सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो, तो है ना, चाहे जितनी बदमाशी क्यों ना हो, चाहे कोई अपने मोहल्ले का सबसे बड़ा शेर क्यों ना हो, उसको पता होता है यार इस आदमी से मुझे नहीं सुनना है, इस आदमी ने बोल दिया ना मतलब मैं सही में गलत रास्ते पे चल रहा हूं। एक होता है, वही हालत यहां पे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, बिकॉज उसकी कोई मास नहीं है, वो घूमता रहता है, इधर से उधर घूमता रहता है, अभी ट्रांजिशन करेगा, अभी केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें करेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उतना, केमिकल रिएक्शन करेगा, हाँ ठीक है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ने अगर आपके साथ कुछ दगा किया ना, मैं बोला ना अगर भाई आपने मतलब मान लो, वैसे मैं बहुत क्या, मैं कहीं बोला ही नहीं आज तक किसी, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो नीट नहीं कर पाए, लेकिन आज के टाइम में अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। तो मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ लोग होते हैं जिनके आपने मतलब सोचो ना, आप अपनी मम्मी से या पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, और उन्हें एक दिन आके तुमसे बोला कि बेटा सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो यार,
थोड़ा पढ़ाई कर लो तो तुम ना अंदर से रो जाते हो, वो वाली फीलिंग्स। वही हालत यहाँ पे है। एटम को ना इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से फर्क नहीं पड़ता, एटम को फर्क पड़ता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एटम का पहला और दूसरा प्यार है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसको टच कराना भाई साहब, एटम बर्बाद हो जाता है। एटम एटम नहीं रहता, तुम्हें पता है न्यूक्लियर रिएक्शन में ना एटम्स कंजर्व नहीं किए जाते। तो सारी रिएक्शंस में एटम्स कंजर्व, केमिकल रिएक्शंस में ना एटम्स कंजर्व किए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के आने और जाने से ना हमारा वजूद खत्म नहीं होगा। लेकिन सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चला जाए ना तो एटम खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं तुम्हारी लव स्टोरी के ऊपर बोल रहे हो, तुम सोच रहे हो हाँ यार वो चली गई मतलब तो मैं खत्म हो चुका। नहीं नहीं भाई, तुम्हारी लाइफ में ना, या छोटे बहन, तुम्हारी लाइफ में ना बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ सीखना रहता है। अभी तो शुरुआत हुई है, बस इस जर्नी को एंजॉय करते। आज देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे एंजॉय कर रहा हूँ। मैं जान रहा हूं कि अगले 10 दिन बाद ना मैं बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में भर दूंगा कि भाई ये कर वो कर। जैसे अभी देखो ना, चीजें खटाखट खटाखट हो रही हैं और तुम करके भी दिखाओगे, लेकिन ये हमें हंसते मुस्कुराते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि सैडिस्टिक बन के चल रहे हैं। भाई साहब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर भी नहीं, टेंशन लेके बैठे, वो नहीं करना है भाई। बस जो पढ़ना है एंजॉय करते हो पढ़ो और सीखते चलो कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन से केमिकल रिएक्शन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इलेक्ट्रॉन इतना बदमाश है यार, वो बात ही नहीं मानता। अब एटम बेचारा, हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल को देखा, एटम को देखा, एटम अकेले बैठा था। एटम के पास 3 लोग थे, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन्स था। अब एटम को लगा कि यार क्या ही करोगे, एटम को छोड़ता नहीं है कौन, ये अपना इलेक्ट्रॉन। ये छोटा भाई जो है ना बहुत बदमाशी करता है, तुम्हें भी पिटवा सकता है किसी भी टाइम पे, ठीक है, जिसके भी घर में होंगे, तुम अगर छोटे भाई हो तुमने ये कांड किए होंगे, ठीक है। एटम में मैंने बोला, अब किसी एटम को रिप्रेजेंट करने चलते हो तो सर देखो एक ध्यान सुनते, एटम कोई भी एटम है, मान लो एक्स एटम है, तो सर उसका एटॉमिक नंबर ना हमेशा नीचे लिखते हैं। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता था, अभी बोला एटॉमिक नंबर क्या होता था। एटम किससे डिफाइंड है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मैं तो सीधा पी लिख देता हूं। जेड को डिफाइन करने के बाद एटम के अंदर एक और चीज होती है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है उसका मास नंबर। वो क्या होता है, उसका मास नंबर। मास नंबर क्या होता है सर, अभी लिखा था नंबर ऑफ पी प्लस एन। सर ये किसके इक्वल था, नंबर ऑफ पी प्लस एन। ये प्रोटॉन्स के इक्वल है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। सर किसी एटम को डिफाइन करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, किसकी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बस इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, उसकी इज्जत एटम भी नहीं कर रहा। वो बोल रहा भाई साहब तुम मेरी ना आइडेंटिटी नहीं हो, क्योंकि तुम कभी भी उठ के कहीं भी चले जाओगे। अब इलेक्ट्रॉन को आया गुस्सा, उसने बोला अच्छा तुम किसी भी एटम को देखो, ये देखो तुम ऐसे लिखाओ। अच्छा बस एक ही रूल होता है इसका, इसको लिखने का एक ही रूल है, मास नंबर हमेशा ऊपर दिखना है, बड़ा नंबर हमेशा ऊपर, नीचे का नंबर चाहे तो तुम सेम साइड लिख दो, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, डायगोनली अपोजिट साइड लिख दो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, इधर लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस अपोजिट मत लिख देना। ये ऊपर रखना है, ये नीचे रखना है। सर इसके अंदर किसने बोला कि सर एक बात बताइए, नीचे क्या पता चल रहा है, प्रोटॉन का नंबर कितना है, 8 है। ये क्या बता रहा है, प्रोटॉन का नंबर। और सर ऊपर वाला चीज क्या बता रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना बता रहा है, 16। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई, 16 माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन 16 माइनस प्रोटॉन, और 16 माइनस 8 क्या हो गया, 8। अब इलेक्ट्रॉन बोल रहा भाई साहब इज्जत मुझे भी दे दो। होता है ना छोटा भाई इज्जत खोज रहा होता है कि मम्मी पापा मेरा भी इंट्रोडक्शन कराएंगे, मुझे भी कुछ बोलेंगे, वो घूम रहा होता है कि मुझे कोई भाव दो। अब इलेक्ट्रॉन बोल रहा भाई साहब प्रोटॉन की बात तो तुमने कर ली, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात हो गई, प्रोटॉन हो गया। किसी भी बंदे को देखोगे, अगर मैं कहीं भी कोई एटम लिखूंगा ना तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि सर क्लोरीन है, ये 17 है, ये 35 है, तुम फटाफट इसका कैलकुलेट कर दोगे। प्रोटॉन, सर प्रोटॉन कौन सा होगा, यही तो है प्रोटॉन, और P प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 35, तो न्यूट्रॉन्स कितना होगा, 35 माइनस 17 होगा, कितना हो जाएगा, 18। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खूब इज्जत है, लोग खूब इज्जत दे रहे। अब इलेक्ट्रॉन को आया भाई साहब ये क्या है, मेरी इज्जत। अब एटम ने बोला भाई डिसाइड कर लो। इलेक्ट्रॉन ने बोला अच्छा ऐसी बात, ये देख भाई, ये देख, एटम ने बोला कि अच्छा ऐसा है। इलेक्ट्रॉन देखो क्या करता है। सर एटम ना 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। लेकिन पता है कब सर, पता है कब, ऐसे हर एक केस में मत बोल देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम।
न्यूट्रल या फिर अनचार्ज्ड एटम, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड एटम, अनचार्ज्ड एटम इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या फिर हम लोग बोल देते हैं अनचार्ज्ड, या फिर उसी को बोल देते हैं आइसोलेटेड, अनचार्ज्ड या फिर उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, आइसोलेटेड। ध्यान से देखना सर, किसके किसके ऊपर, आइसोलेटेड एटम्स के ऊपर। सर देखो अपने पास तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके केस में, इन केस ऑफ न्यूट्रल अनचार्ज्ड आइसोलेटेड एटम्स, मतलब सर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जैसे इस केस में बात करते हैं, अगर इस केस में अब बात करें, इस क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे, प्रोटॉन्स के इक्वल। सर इस केस में भी कोई चार्ज नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन और जो आपका नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन सर इन केस ऑफ चार्ज्ड एटम, इन केस ऑफ चार्ज्ड एटम, और चार्ज्ड एटम को ही हम एक नाम दे देते हैं एंड दैट इज नोन एज चार्ज्ड एटम, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आयंस। आयंस दो टाइप के होते हैं, आयंस दो टाइप के होते हैं, ध्यान से देखना, एक होता है कटायन, एक होता है कटायन और एक होता है एनायन। कटायन और एनायन में क्या डिफरेंस है, कटायन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। कटायन क्या होता है सर, इट इज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज करोगे, देखो इलेक्ट्रॉन बदमाश था, तुमने देखा बदमाशी ज्यादा कर रहा है, उठा के फेंक दिया, तो तुम क्या बनाओगे, कटायन। और तुमने अगर गेन कर लिया, किसी को लग गया यार चलो कोई बात नहीं, दोस्ती तो है, चलो यार गेन कर लेते हैं, फेंक दिया किसी ने उठा के, तो इसको क्या बोल देंगे, एनायन। तुमने अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, एनायन। तुम्हारे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और तुमने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तुम्हारे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे, कटायन, और ये क्या हो गया, एनायन। पक्का। अब कटायन और एनायन को ध्यान से सुनना, कटायन और एनायन को ध्यान से देना। अब सर अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दो इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर गया, तो सर वो क्या बनाएगा, सर पॉजिटिव। दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैंने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब मैंने दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो ऑब्वियस है मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। एनायन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। पक्का। तो सर किसने बोला, एक काम करो सर, एक बार ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना कहानी को। सर ये क्लोरीन है 17 है और 35 है, और यहाँ क्लोरीन -1 लिख दिया, 17 और 35 लिख दिया, और अगर आप क्लोरीन प्लस लिख देते हो 17 और 35। सर देखो इतने बेसिक से चल रहे हैं, तो अब ट्राई करना, ठीक है ना। आज की क्लास क्या, अभी से लेके शुरू लास्ट तक बेसिक से ही कोई चैप्टर स्टार्ट होगा, बस अगली क्लास में रिवीजन करके आना भैया, नहीं तो यहीं से ऑनलाइन पिटाई होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ट्राई करेंगे सब लोग। देखो क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन क्या हो गया सर, इन तीनों केस में क्लोरीन पे एक बार जीरो चार्ज है, एक बार नेगेटिव है, एक बार क्या है, पॉजिटिव है। सर यहाँ पे ये क्या है, न्यूट्रल एटम है, ये क्या है, न्यूट्रल एटम है, और न्यूट्रल एटम है, ये क्या है सर, एनायन है, और ये क्या है सर, ये कटायन है। तो ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। फिर किसने क्वेश्चन पूछ दिया कि एक काम करो सर, एक काम करो, तीनों के केस में प्रोटॉन्स निकाल दो, इसके केस में न्यूट्रॉन्स निकाल दो, इसके केस में इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। प्रोटॉन्स का नंबर चेंज होता है क्या, जो बदमाशी कर रहा है वो कौन करता है, हमेशा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में प्रोटॉन का नंबर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। न्यूट्रॉन्स क्या होगा सर, न्यूट्रॉन्स का नंबर 35 - 17, इसमें क्या आ गया, 18। इसमें भी न्यूट्रॉन्स का नंबर काउंट करोगे 35 - 17 कितना आ जाएगा, 18। और इसमें भी न्यूट्रॉन्स का नंबर काउंट करोगे 35 - 17 कितना आ जाएगा, 18। सर ना प्रोटॉन चेंज हुआ ना न्यूट्रॉन। और देख लो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि भैया जब भी मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉन बदमाशी करेगा, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण होंगी। तो ये देख लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है भाई साहब, यहाँ पे कितना है, तो ध्यान से देखना, ये बदमाश बंदा क्या देख रहा है, न्यूट्रल है। हाँ भैया हम उतने ही हैं जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना प्रोटॉन है उतने ही रहेंगे। ध्यान सुनना, जितना प्रोटॉन है उतने ही रहेंगे। अच्छा, लोगों ने बोला बड़ा अच्छा बच्चा है यार, ये तो एकदम शानदार चल रहा है। फिर लोगों ने देखा अच्छा भाई साहब माइनस हो गया यार, तो माइनस कैसे हुआ,
तो उसने बोला मैंने इलेक्ट्रॉन क्या किया, एनायन है तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है। कितना गेन किया है, तेरे ऊपर कितना चार्ज है, -1। तो इसका मतलब क्या है, तूने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया भाई साहब, तो तुम्हारे पास पहले कितने थे 17, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो कितने हो जाएंगे 18। और सर इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे ये कटायन है, मतलब लोगों ने बोला भाई तेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है, पॉजिटिव, मतलब तूने लूज किया होगा और तेरे पास कितने हो जाएंगे। सर आप देख लो, कटायन और एनायन, इन तीनों की कहानी को देखो ध्यान से, इन तीनों की कहानी को देखो ध्यान से और सीखने की कोशिश करो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अगर एटम के ऊपर चार्ज आता है तो बिकॉज ओनली ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है, पक्का। अच्छा सर कोई बोले कि सर एक बात बताओ, अगर ऐसा हो गया सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन ही ऐसा होगा क्या, क्लोरीन मान लो -1 आता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18, प्रोटॉन कितना हो गया 17, और न्यूट्रॉन्स कितना हो गया सर 18 था, यही था शायद, Cl- में यही है। किसने बोला सर एक बात बताओ, इसके ऊपर ये -1 क्या है, कूलम्ब में चार्ज है क्या, ध्यान सुनना, -1 क्या है बेटा, उसको ना कूलम्ब चार्ज नहीं बोलते, ध्यान सुनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव चार्ज। ध्यान से देखो, इसको ना आज से अब एक नाम दे देना है, रिलेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, -1 मतलब रिलेटिव चार्ज है। मतलब क्लोरीन और क्लोरीन -1 में डिफरेंस क्या है कि क्लोरीन में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लोरीन माइनस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो रिलेटिवली उसके ऊपर एक चार्ज क्या है, -1 का ज्यादा है, उसका यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, कोई कूलम्ब नहीं है, ध्यान रखना बेटा, ध्यान से सुनना, कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, रिलेटिव चार्ज, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेरे ऊपर क्या आ गया, -1। किसने बोला सर एग्जैक्ट चार्ज बताओ, एब्सोल्यूट चार्ज बताओ, एब्सोल्यूट चार्ज बताओ या एग्जैक्ट चार्ज बताओ, एब्सोल्यूट या फिर एग्जैक्ट चार्ज बताओ। तो मुझे एक बात बताना, तुम खुद से सोचो, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज्यादा हो गया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया, मेरे पास पहले कितने थे, 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एकदम जीरो था, इक्वल था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो गया था, जीरो हो गया था। लेकिन अब 17 है और ये कितना है 18, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर, अभी एक लिस्ट लिखी थी, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर, इतना ही चार्ज होता है क्या, कूलम में लिखूंगा तो यही लिखूंगा शायद, पक्का, तो इतना ही चार्ज होगा क्या, इतना ही चार्ज होगा क्या, इतना ही चार्ज होगा ना, माइनस में क्या होगा, कूलम में इतना ही होगा। ध्यान से देखो अपने पास, पक्का। किसने बोला सर Cl+ पे कितना चार्ज होगा, अरे Cl+ पे क्या हो जाएगा भाई, Cl+ पे कितना हो जाएगा सर, इस पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 16, प्रोटॉन कितना है 17, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं सर, न्यूट्रॉन्स अभी भी 18 है। इसके ऊपर भी फिर से किसने पूछ दिया, रिलेटिवली कितना चार्ज है, रिलेटिव चार्ज सर बिना किसी यूनिट के कितना चार्ज है, विदाउट यूनिट, रिलेटिव चार्ज मतलब सिंपल, एक चार्ज आपका ज्यादा हो गया विदाउट यूनिट। अगर बात करूंगा तो ये कितना है +1, और अगर एब्सोल्यूट चार्ज कोई पूछेगा, एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछ रहा है, एग्जैक्टली आपके ऊपर कितना चार्ज है, तो आपके ऊपर एक +1 मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है, एक प्रोटॉन आपका ज्यादा है, तो मतलब आपके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो देख लो ध्यान से, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो रिलेटिव चार्ज क्या होता है ये ध्यान दे देना, रिलेटिव चार्ज क्या होगा विदाउट यूनिट, और एब्सोल्यूट चार्ज क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से। श्योर हो? अच्छा सर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तुम बोलोगे सर इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन, जाके देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 2020 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है सर, 2-2 साल से लगातार आए हुए क्वेश्चन है, कभी भी दोबारा रिटर्न हो सकता है, ठीक है ना, जैसे सिंघम रिटर्न होता है वैसे ही यहाँ रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है ना, ये चीजें कभी भी रिटर्न आ सकती है, होता है ना, अवतार रिटर्न आ रहा है, अवतार रिटर्न आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ भी रिटर्न आ सकता है सर, तो वही चीज यहाँ पे है सर। देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और किसी एटम के अंदर किस तरह से कोई चार्ज आता है तो कैसे फ्लक्चुएट करते हैं। दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज मतलब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, किसके कारण है, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो एक प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो गया है, कितना हो जाएगा उसका चार्ज प्लस में। सर क्लोरीन माइनस ले रहे हो, उसके ऊपर कितना हो जाएगा माइनस में चार्ज, पक्का। तो ये सब चीजें हो जाएंगी। एटम है,
मॉलिक्यूल है। बस आज इतनी ही बात कर रहे हैं, एटम मॉलिक्यूल एटम मॉलिक्यूल, पक्का। अच्छा, एटम्स के अंदर किसी भी एटम का कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आप उसके बारे में सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ ही निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला एटम है, कोई भी एटम दिया हुआ है, मान लो मेरे पास फास्फोरस दिया हुआ है 15 और 31, तो सर इसके बारे में आपने क्या कर लिया कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ, अगर मैं बोलता हूं प्रोटॉन्स निकाल दो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा 15। मैं बोलता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दो, न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करूं तो कितना हो जाएगा 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा 16। मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, इलेक्ट्रॉन्स निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा, सर कोई चार्ज नहीं है मतलब 15 ही हो जाएगा, पक्का। इसीलिए बोला आज एटॉमिक नंबर और मास नंबर, बस आज एक काम करना है, आज आपका एक ही होमवर्क है, आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर और इस क्लास को रिवाइज करके आना है, बिकॉज कल की क्लास इसके ऊपर बेस्ड होगी, तो यहां से स्टार्ट होगी कल की क्लास जहां से हम लोग छोड़ेंगे इसको, तो इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा रिवीजन करके आना बस। सर देख लो, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मुझे किसने बोला कि सर एक बात बताइए, ये एक दो वर्ड्स हम लोग जानते हैं, जैसे आइसो करके हम लोग वर्ड जानते हैं और उसको ध्यान से पढ़ना। मेरे पास कुछ आइसो वर्ड्स हैं। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो इज नथिंग अ प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स है जो किसके लिए यूज होता है, प्रीफिक्स यूज्ड फॉर सेम या फिर बोल सकते हैं इक्वल। कहीं भी अपने पास वर्ड यूज हो रहा आइसो मतलब समझ जाओ कि भैया इक्वल होना चाहिए। अब मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनना, जैसे मैं कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूं, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आइसोटोप्स, मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, आइसोबार्स, अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर मैं आइसो के कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, आइसोटोन्स, अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अभी सबकी मीनिंग भी लिखेंगे लेकिन सुनना पहले ध्यान से। आइसो मतलब सर इक्वल, सर आइसोटर्स, आइसोस्टर्स एंड लास्ट वन आइसोडायाफर्स। ये सेम आइसो वर्ड आपको आइसोमर्स में दिख जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बस ये 6 टोन्स लिख रहा हूं अपने पास, अलग अलग तरीके के, कौन कौन सी चीजें क्या बताती है ध्यान से सुनना। आइसोटोप्स मतलब, आइसो मतलब सेम और टोप्स मतलब कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए, आपको सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए। अच्छा, प्रोटॉन्स हो गया मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन्स इक्वल हो गया मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। बाकी सब कुछ डिफरेंट रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ गया। सर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो मतलब क्या हो गया, उसको क्या बोल देंगे, आइसोटोप्स बोल देंगे। और अगर बोला गया सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोला गया, अगर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोला गया या p+n बोला गया सर, या फिर अगर बोल दिया गया मास नंबर, अगर मास नंबर इक्वल है, आपका मास नंबर सेम है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, आइसोबार। सर आइसोटोन्स क्या होते हैं, सर आपका प्रोटॉन इक्वल हो चाहे ना हो, मुझे अपने किसको इक्वल करना है, सर मुझे न्यूट्रॉन्स को इक्वल करना है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल करना है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल करना है। अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो गया, अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो गया तो क्या बोल देंगे, आइसोटोन्स। प्रोटॉन्स इक्वल हुआ तो आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स मतलब न्यूक्लियॉन्स इक्वल हो गया, आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सर यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गया। सर एटम के तीनों चीजें अगर इक्वल हो गई, प्रोटॉन्स इक्वल हो गया तो आइसोटोप्स, न्यूट्रॉन्स इक्वल हो गया तो आइसोटोन्स, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया तो क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए तो क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोस्टर्स क्या होते हैं कि सर इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसको तो आइसो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, नहीं, एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स बोल देते हैं। अगर आपके एटम्स भी सेम हो गए तो इसमें सर हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स बोल देते हैं। आइसोस्टर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल है प्लस नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल है। आइसोडायफर्स मतलब सेम डिफरेंस बिटवीन, सर सेम डिफरेंस बिटवीन p एंड n। सर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस सेम होगा उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आइसोडायफर्स। तो आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, आइसोडायफर्स, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कहां से आएगा,
अगर किसी एटम का अगर आपको मास नंबर या एटॉमिक नंबर पता है तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो कि आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल, और आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सबके एग्जांपल्स आपको मिलते चले जाएंगे। बस आपको दिमाग में फिट करना है, प्रोटॉन है तो टोप्स, न्यूट्रॉन्स है तो टोन्स, और इलेक्ट्रॉन्स है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और अगर दोनों न्यूक्लियॉन्स हो गए तो आइसोबार्स, ऊपर की चीज इक्वल हो जाएगी। आइसोस्टर्स और आइसोडायफर्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, तभी उनको क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स बोलेंगे। और आइसोडायफर्स किसको बोलते हैं, सेम डिफरेंस बिटवीन पी एंड ई। फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन है, नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो कोई भी चीज हवा में नहीं, क्रैश कोर्स में आने का फायदा क्या है, जो चीज की जाएगी एकदम टू द पॉइंट कि भैया ये चीजें, आपको बस डिफरेंस निकालना है, चीजें करनी है, ट्राई करना है, ठीक है ना। आपको ट्राई करना है कि जैसे भी चीजें अटेम्प्ट हो सकती है, जैसे भी चीजें अच्छी हो सकती है, करते जाइए, पक्का हो जाएगा। अच्छा, मुझे किसने बोला कि सर अब ये एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम के अंदर घुस गए, एटम के घर में झांक रहे, कौन कौन है भाई, तो बता रहा है कि सर हमारे घर में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है। अच्छा, हमने कहा अच्छा इधर आओ, इलेक्ट्रॉन कितने, अब वो बोला इलेक्ट्रॉन का तो नहीं सर, पहले प्रोटॉन बताऊंगा। प्रोटॉन कैसे पता चला, बताना जल्दी। प्रोटॉन एटम का कौन सा नंबर है जो प्रोटॉन्स बताता है, एटॉमिक नंबर। एटम का कौन सा नंबर है जो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बताता है, मास नंबर। एटम ने बोला कि देखिए सर मेरे पास ना प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है। अब फिर हमने पूछा इधर इधर तेरे घर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एटम घबरा गया, बोला कि सर इलेक्ट्रॉन के ना, इलेक्ट्रॉन को इज्जत है नहीं सर, इलेक्ट्रॉन ना दो तीन टाइप का काम करता है। इलेक्ट्रॉन कभी चला जाता है तो चला गया तो कटायन बना देगा सर, हमको पॉजिटिव चार्ज देके चला जाएगा, और आ गया तो नेगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा। और अगर घर में शांति से बैठा है ना सर, इसका मतलब घर शांत है, न्यूट्रल है हम लोग सर। तो इलेक्ट्रॉन की कंडीशन ये है। अब एटम के बारे में पता चल गया, एटम हो गया, एटम्स को इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर किसी एटम को इकट्ठा करते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन एक सिंपल सी बात बताना, अब ध्यान से सुनना मेरे पास चीजें। अब यहां पे मान लो कोई मॉलिक्यूल है CO2 का, अगर मैं ये मॉलिक्यूल लेता हूं, इसका एक मॉलिक्यूल लूंगा, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लेता हूं तो सर इसमें क्या क्या होगा, एक एटम किसका होता है, 1 एटम ऑफ क्या होगा, कार्बन, प्लस सर 2 एटम ऑफ क्या दिख रहा है